सभी को गुड आफ्टरनून। सिट डाउन प्लीज। हम बात कर रहे थे बैठो ना यार, तुम लोग क्या हो? ये क्या? अबे ये यार उनको बुलाना यार। ओ हीरो, उनका आवाज देना बेटा यार। चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग? हीरो मैं हूं। मैं डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ यार। नहीं हाँ, हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे भाई। यार उनको भेजना, इसको शेयर करेंगे, एडजस्ट करेंगे, दिक्कत है। इंटरफेरेंस की हमने बात स्टार्ट कर दी थी। 4 पॉइंट आपको बताए थे और आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर बस हमारा इंटरफेरेंस की ये डेफिनेशंस होती है। बोल दें थोड़ा सेट करो इसको, थोड़ा सा इतना। तो हम लोग बोल रहे थे कि पहला पॉइंट बोला था कि इंटरफेरेंस ऐसा फिनोमेना है हाँ, चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझे। पहला पॉइंट हमने ये बोला था कि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, कोहेरेंट वेव्स है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया इंटेंसिटी मीडियम की कुछ पोजीशन पे मैक्सिमम मिलता है और कुछ पोजीशन पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलता है। इंटेंसिटी पोजीशन के साथ चेंज होता है, पर एक ही पोजीशन पे हम रुक जाए तो जो भी इंटेंसिटी वहां पर एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन होती है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बदलती है, पर हम अगर एक ही पोजीशन पर रुक जाए तो जो इंटेंसिटी एक बार बन जाती है वो टाइम साथ क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है वहां क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दूसरा पॉइंट आपको बोला था कि ये ऐसा फिनोमेना है जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड फिनोमेना होता है। यहाँ पर वेव्स का एनर्जी लॉस नहीं होता, बस एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पे बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है और कहीं पे बहुत कम हो जाती है। जितना जहां जितनी कम होती है एनर्जी, दूसरी उतनी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब एनर्जी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी के शिफ्टिंग का जो फिनोमेना है हम इसको बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, और हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। मतलब एनर्जी का है ना, इंटरफेरेंस का जो दूसरा नेम है वो क्या बोल सकते हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तीसरा पॉइंट आपको बोला था कि ये ऐसा फिनोमेना जिसके लिए 3 कंडीशन एसेंशियल होती है। व्यू कोहेरेंट होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई सुपर इंपोज होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की व्यूज होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की व्यूज होनी चाहिए, कोहेरेंट व्यूज होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो फिर क्या बनता है, इंटरफेरेंस होता है। फिर यहाँ एक वर्ड आया था कोहेरेंट व्यूज, उसका मैंने भी समझाया था, ऐसी व्यू जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता हो मीडियम के किसी पोजीशन पर, हम उन व्यूज को बोलते हैं कोहेरेंट व्यूज। बताया था क्या ऐसा, व्यूज फॉर व्हिच फेज डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन मीडियम कॉल्ड एज कोहेरेंट व्यूज। पोजीशन को चेंज करते हैं तो फेज डिफरेंस बदल जाता है, पर अगर एक ही पोजीशन पर हम रुक जाएं तो जो उनके बीच में एक बार फेज डिफरेंस जो बन जाता है वो टाइम से क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसी व्यूज को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट व्यूज। कोहेरेंट व्यूज कौन प्रोड्यूस करता है, कोहेरेंट व्यूज कौन बनाता है, कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, तो सर ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स सेम होता है, ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स सेम होता हो, जो एक ही सोर्स से बने होते हैं, हम उन सेकेंडरी सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और जब सेकेंडरी सोर्स एक ही सोर्स से बने हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। और जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनसे निकलने वाली जो वेव है कोहेरेंट वेव्स, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना कि अगर वेव कोहेरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या होती है, सेम होती है। ये 4 पॉइंट हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये चारों बातें हमने यहाँ पर मैथ में प्रूव करनी है आपके सामने, तो उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, सीधा मैं मैथ में बात कर रहा हूँ कि कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो बात करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए मेरे पास दो यहाँ पर साउंड सोर्स है और बहुत सारी बातें मैं पूछूंगा आपसे, बोलता जाऊंगा, आपको ध्यान रखना है जो बातें हमने पढ़ी ना पिछले इस वेव में, वो सब बातें भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ। तो मेरे पास, मैं मान बोलता हूँ कि दो साउंड सोर्स यहाँ पर है, ये दोनों साउंड्स यहाँ पर ऐसे सोर्स है जो एक ही सोर्स से बने हैं, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम सेम है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, और दोनों यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स मीडियम में कोहेरेंट वेव बना रहे हैं। ये वेव मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है किसी पॉइंट पर, तो इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, तो मैंने कहा ये दोनों सोर्स यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स, जब भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में कोहेरेंट वर्ड तो समझ जाना इंटरफेरेंस का क्वेश्चन। ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स है, सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स है, एक ही सोर्स से बने हैं। ये सोर्स यहाँ पर वेव बनाता है, मीडियम में वेव ट्रेवल करती है, ये भी सोर्स वेव बनाता है, मीडियम में ट्रेवल करती है, और यहाँ पर जाके सुपर इंपोज होती है पी पॉइंट पर।
एक बात मैं आपको और समझा दूं, ये जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना, ये पॉइंट फिनोमेना होता है, पोजीशन डिपेंड फिनोमेना होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बदलती है। तो हम इसको एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट फिनोमेना है, किसी पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा होता है। ये पूरा डेरिवेशन में पी पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि पी पॉइंट पे दोनों पे सुपर इंपोज हो रही है, इंटरफेरेंस। अगर मैं पॉइंट को बदल दूंगा, पोजीशन ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो इंटेंसिटी बदल जाएगी। yes or no? तो हमने यहां पर कहा ये पॉइंट फिनोमेना है, पोजीशन डिपेंड फिनोमेना है। हम किसी एक पोजीशन पे इसको बात कर रहे हैं और वो पोजीशन कौन है? पी पॉइंट। ये दोनों सोर्स है, वेव मीडियम में बना रहे, मीडियम में जाकर यहां पर ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज होती है पी पॉइंट पर, इंटरफेरेंस होता है। अब ये सोर्स वेव बनाता है, मीडियम में चलती है, तो मान लीजिए डिस्टेंस सपोज एक्स चलेगा ना, कुछ तो चलेगा। अगर ये डिस्टेंस एक्स चलती तो बताओ ये भी कुछ चलती है, और हमें पता है ये इंक्लाइन जा रही, तो बताओ ये कुछ ज्यादा चलती। तो मान लीजिए डिस्टेंस यहां पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस सोर्स से निकलने वाला वेव यहां से चलता है और यहां पर पहुंचता है, बताओ कितना चला? सपोज एक्स, तो ये कितना चला? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेफिनेटली इंक्लाइंड पाथ है, तो कितना चला? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बताओ दोनों वेव का यहां पर पाथ डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा एक्स। मैंने इसके पाथ कुछ प्रकार से लिखा ताकि दोनों का पाथ डिफरेंस साफ साफ दिखे। ये चला समथिंग, तो ये चला समथिंग प्लस डेल्टा एक्स, तो कितना पाथ डिफरेंस? डेल्टा एक्स। अब बताओ ये सोर्स यहां पर वेव बनाता है, तो सबसे पहले वेव यहां बनती है, और यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है? 0। बोलो। तो यहां पर अगर वेव की इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t। x तो 0 है, तो x का वैल्यू 0, तो यहां पर वेव का इक्वेशन क्या बनेगा? a sin ओमेगा। अब वेव जा रही है, 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 बताओ कितनी चली? और यहां पर पहुंची, तो यहां पर वेव का इक्वेशन क्या होगा? a sin ओमेगा t माइनस के x। जब वेव मीडियम में चलती है तो फेज लैग करता है। कितना चल रहा है? x। तो बताओ फेज कितना लैग करेगा? kx। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो y1 की जो इक्वेशन है, इससे निकलने वाला वेव जो होता है जब यहां पर पहुंचता है, तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है y1 इक्वल्स टू a1 साइन, यहां पर लिखेंगे ओमेगा t माइनस के एक्स। कितना चला ये? तो फेज कितना लेग कर गया? माइनस के एक्स। कहने को ये y1 इससे निकलने वाला वेव है इस पी पॉइंट पर, या फिर यूं बोल दें कि सोर्स से निकलने वाला जो एनर्जी जब यहां पर पहुंचता है, तो यहां पर जो प्रतिदिन पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से ये होता है। कहने को ये वेव की इक्वेशन भी है, कहने को कौन है एक प्रकार का ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है एट पी पॉइंट, इस सोर्स की वजह से। यहां पर वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, जब यहां चलती है यहां क्या होगी? a sin ओमेगा t। ऐसे ये सोर्स यहां पर वेव बनाता, बताओ यहां वेव की इक्वेशन क्या बनेगी? a sin ओमेगा t। लेकिन जब यहां पहुंचेगी तो वेव की इक्वेशन क्या होगी? a2 यहां पर लिखना पड़ेगा साइन, और ये बनेगा ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बच्चों यहां भी फेज लेग करके माइनस हो। अब ध्यान से देखना, ये ओमेगा टी माइनस और ये भी ओमेगा टी माइनस, दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, दोनों तरफ फेज लेग कर रहा है। ये सेम साइड में जाने का मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ऐसा नहीं कि बोले सर सेम डायरेक्शन में कहां जा रही, तो इंक्लाइन जा रही है। अब अगर ऐसे जाएगी जिंदगी भर मिलेगी नहीं। तो सेम साइड का मतलब दोनों तरफ यहां पर सेम अगर फेज लेग कर रहा मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज हो रही है। सेम साइड में जाने का मतलब सेम डायरेक्शन में जाना हो रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलिए। तो ये वेव यहां पर ऐसी, तो यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर इसका फेज एंगल ऐसा होगा ओमेगा टी माइनस के डेल्टा, है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दोनों वेव यहां पर पहुंचती है पी पॉइंट पर, और वहां पर सुपर इंपोज होती है। पी पॉइंट पर इन दोनों सोर्स से जो एनर्जी वहां पर पहुंची, उस वेव की इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन बताइए। पी पॉइंट पर दोनों वेव की इक्वेशन ऐसी है, तो बताओ पी पॉइंट पर इन दोनों का वेव का फेज डिफरेंस कैसा होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये दोनों माइनस हो जाएगा 0। बताओ क्या बचा? के डेल्टा एक्स। ये डिफरेंस है बेटा, हमेशा पॉजिटिव है ना। तो मैंने बोला इस पोजीशन पर अगर देखें तो दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना होगा? के डेल्टा एक्स। उसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन डेल्टा, है ना, लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ध्यान से देखो, ये दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है ये टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, कर रहा है, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके बाद ये दोनों व्यू कैसे? कोहेरेंट व्यूज। मैथ में दो व्यू अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे चेक करके बताओ ये कोहेरेंट है कि नहीं है, तो चेक करने का मेथड है ये। जब भी व्यू की कोहेरेंसी चेक करनी तो उसका मेथड क्या कि दोनों व्यू का क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे। अगर वो फेज में टाइम से इंडिपेंडेंट आता है, टाइम का फंक्शन नहीं होता है, तो हम व्यूज को बोलते हैं कोहेरेंट व्यूज। पोजीशन का फंक्शन हो सकता है लेकिन टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी वेव है तो उनको बोलते हैं कोहेरेंट व्यूज। ये दोनों का डेल्टा फाइव टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है लेकिन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिजल्ट ये बना कि दोनों व्यू कैसी है? कोहेरेंट व्यूज। और अगर हमें पता दोनों व्यू अगर कोहेरेंट है, अगर दोनों व्यू यहां पर कोहेरेंट है, तो बताइए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी?
सेम होती, देख लो आप सेम ही है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ओमेगा, इसकी भी कितनी ओमेगा, ओमेगा ओमेगा सेम, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम। और अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम तो दोनों डायरेक्शन भी सेम। देखो ध्यान से, ओमेगा टी माइनस 6 ओमेगा टी माइनस तो सेम साइड में जा रहा है। हम बोलेंगे दोनों व्यू सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स। ये दोनों कोऑर्डिनेट व्यूज है, सेम फ्रीक्वेंसी की व्यूज है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज होती कहां पर, पी पॉइंट पर। और जब पी पॉइंट पर दोनों सुपर इंपोज होती तो यहां पर एक नया व्यू बनता है। देन रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें या रिजल्टेंट व्यू की बात कर लें, एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पर दोनों व्यू सुपर इंपोज होती है तो दोनों व्यू मिलती है तो एक नया व्यू बनता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट व्यू। या दोनों डिस्प्लेसमेंट मिलते हैं तो एक नया मिलता है, क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या बोले रिजल्टेंट व्यू एट पी पॉइंट। अगर उसको लिखा जाए तो बोलना पड़ेगा y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। कौन है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बताया था मैंने। जब दो व्यू मीडियम में ट्रेवल करती है सुपर इंपोज होती है, जिस पॉइंट पर ये सुपर इंपोज होती है वहां पर जो प्रेजेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन दोनों के थ्रू गिवन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेक्टर सम होता है। एक ने क्या दिया y1, एक ने क्या दिया y2, बताओ नेट कितना बनेगा, y वेक्टर होगा और वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब इस y की इक्वेशन हमें लिखनी है और y की इक्वेशन देखो कैसे लिखते हैं। हमें पता है जब दो वेक्टर सम होते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है और जो नया वेक्टर बनता है बिल्कुल वैसा ही होता है जिससे वो दोनों होते हैं, बस उनमें दो बातें बदलती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड बदलता है और एक डायरेक्शन बदलती है। दो वेक्टर जब भी ऐड होते हैं एक नया वेक्टर बनता है, ये सुनो। और जो नया वेक्टर बनता है वो बिल्कुल वैसे के वैसे बनता है जिससे वो दोनों थे, उसी भाषा में आता है जिस भाषा में वो दोनों होते हैं, बस उसमें दो बातें बदलती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप बताओ इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, a1 a2, तो इसका कोई नया आएगा, बोलो आएगा। तो मैं बोलता हूं इसका जो नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो a है, सपोज a। अब बताओ इसकी लैंग्वेज क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, ये भी है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, इसकी भाषा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, तो इसकी भाषा भी क्या होगी, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स होगी। अब बताओ इसकी जो डायरेक्शन है जीरो एंगल, बताओ इसका नेचुरल फेज एंगल कितना, जीरो, और इसका कितना के डेल्टा एक्स, तो उसका कोई नया फेज एंगल आएगा, नया डायरेक्शन आएगा, उस डायरेक्शन को मान लेते हैं थीटा। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है। जब दो वेक्टर ऐड होते हैं तो नया वेक्टर बनता है और बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे दोनों होते हैं, जिस भाषा में दोनों होते हैं उसी भाषा में वो, मतलब केवल दो बातें बदलती है, आगे मैग्नीट्यूड और पीछे क्या होगा, डायरेक्शन। आगे मैग्नीट्यूड कौन होगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, और पीछे कौन, डायरेक्शन, इनिशियल फेज एंगल बदलता है। लेकिन आपको पता है इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसलिए मैं इसको एक्चुअल नहीं लिखना चाह रहा, मैं तो बोलता हूं इसमें इंटरेस्टेड हूं। ये ए, ये कौन है, रिजल्टेंट व्यू का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, ए इक्वल्स टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर a1 a2 cos ऑफ, यहां पर लिखेंगे डेल्टा फाई। अरे इन दोनों वेक्टर के इसमें एंगल कितना है, डेल्टा फाई। सब पढ़ा था मैंने सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज में, दोनों का जो फेज डिफरेंस आता है ना बेसिकली वही उन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब वो एंगल जो होता है वही डिसाइड करता है कि रिजल्ट कितना होगा। ये समझ आया। अब आप देखो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर हाफ, अच्छा नहीं लग रहा था, हम इसको स्क्वायरिंग कर देते। तो ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई को, और ये इक्वेशन बदल कर ऐसी हो जाती है। ओके, ये कौन है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये कौन है, दोनों व्यू के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स, और ये इन दोनों का क्या है, फेज डिफरेंस। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में है, इंटेंसिटी में, और हमें जानता हूं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इसलिए मैं इस इक्वेशन को बदल कर इंटेंसिटी में लिखता हूं। बताइए इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगा I और इसको ये होगा I1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे I2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई, और ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है। पी पॉइंट पर दोनों वेव का है ना रिजल्टेंट वेव बनता है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर ऐसा होता है, उसका फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। I1 I2 कौन है, दोनों इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी है, और डेल्टा फाई कौन है, उनका फेज डिफरेंस। यहां से देखो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी डेल्टा फाई पर डिपेंड है, जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे आई बदलेगा। बोलो ना यार, भाई I1 I2 तो कांस्टेंट ही है, सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। बताओ ये डेल्टा फाई बदलता है, डेल्टा फाई किसका बदलता है, डेल्टा फाई पोजीशन के साथ बदलता है। अरे किसका बदलता है, डेल्टा फाई पोजीशन से बदलता है,
और जब डेल्टा फाइव पोजीशन के साथ बदलता है तो इंटेंसिटी भी क्या बदलती है, पोजीशन के साथ बदलती है। कुछ पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और कुछ पर क्या होती है, मिनिमम। लेकिन जिस पोजीशन में जो एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होती है, क्योंकि डेल्टा फाइव टाइम साथ क्या होता है, कांस्टेंट। हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहां पर अगर मैं देखूं तो डेल्टा फाइव को मैं लिख देता हूं, ये जो डेल्टा फाइव है ना बेटा, इसका वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, अरे विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन बट नॉट ऑन टाइम। ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये जो भी होता है ये कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, लेकिन है ना पोजीशन के साथ वो जिस पोजीशन में जो बच जाता है एक बार कांस्टेंट हो जाता है, टाइम का बदलता है। और इसीलिए यहां पर कहते हैं कि इंटेंसिटी कुछ पोजीशन पर क्या होती है मैक्सिमम, कुछ पर क्या होती है मिनिमम, है ना। मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से इसको भी हम दो तरह से पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव होता है मैक्सिमम बनना, इंटेंसिटी ज्यादा होना, और डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब एनर्जी मिनिमम। अब आप बताओ, आई अगर मैक्सिमम हो जाए तो उसको कहां बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और आई अगर मिनिमम हो जाए तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बताओ आई को मैक्सिमम करने के लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा बोलो तो क्या होगा, कोस डेल्टा फाइव। बोलो, अरे डेल्टा पे अकेला थोड़ी है, डेल्टा पे साला कोस का एंगल है, तो आप पूरा बड़ा बोल दें कोस डेल्टा फाइव। अगर कोस डेल्टा फाइव का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। बताओ, कोस डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव अकेला नहीं, किसके साथ है, कोस के साथ है, तो कोस डेल्टा फाइव का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर कोस डेल्टा फाइव का वैल्यू मिनिमम हो जाए तो वो लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। बताओ उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, इसका कितना होता है, प्लस। अब बताओ कोस डेल्टा फाइव का वैल्यू +1 कब होता है, जब डेल्टा फाइव का वैल्यू यहां पर लिखते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन 2n पाई होता है। नहीं होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, सेम फेज कंडीशन, जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है सेम फेज कंडीशन में, तो डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना होगा, कोस डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई होगा, तो क्या इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, अगर ये यहां पर लिखेंगे तो डेल्टा फाइव यहां पर कितना होगा, ये होगा पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा एंड सो 2n + 1 पाई होगा, बस n का वैल्यू ध्यान रखेंगे, दोनों के स्पेन का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो। अब देखो n का वैल्यू 0 पुट करो इसमें, पहला बड़ा रहा जी, सही लिखा है, n का वैल्यू 0 पुट करो इसमें, पहला बड़ा रहा पाई, इसको सही ध्यान रखेंगे। ये 2n-1 भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, पर ये जब 2n-1 लिखते हैं तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई, कहने का मतलब यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 यहां पर ऐसा लिख देते हैं। अब आपको तो डेल्टा बाई डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन पर, पार्ट डिफरेंस पे। तो हम एक बार यहां पर और बोल सकते हैं डेल्टा एक्स का वैल्यू, अगर डेल्टा फाइव 0 है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 0, ये कितना होगा लैम्डा, ये कितना होगा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, यहां पर लिखेंगे l, और यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, ये होगा λ/2 और ये होगा 3 λ/2, है ना, 3 λ/2 एंड सो ऑन, कितना होगा 2n + 1 λ/2। जब जब भी इस तरह का पेज डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। आप बताइए इंटेंसिटी मिनिमम तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, मिनिमम होगा। बताइए यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बताओ कितना, एक का एम्पलीट्यूड कितना, A1, एक का कितना A2, दोनों का सीधा सम होगा, और यहाँ पर कितना होगा, ए मिनिमम यहाँ पर कितना होगा, A1 डिफरेंस A2 होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें डिफरेंस हो जाएगा। फिर बताइए इंटेंसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम, यहाँ कैसी मैक्सिमम होगी, बताओ क्या फॉर्मूला लिखेंगे, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2, मिला के बोलो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और यहां अगर लिखें तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी I1 + I2 - 2 √I1 I2, मिला के बोलो क्या बनेगा, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था ना, उसको मैथ में लिखने का तरीका है। देखो मैंने क्या बोला था, जब दो ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, कोहेरेंट वेव्स, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है मीडियम की एक ही पोजीशन पर, कहां पर, पी पॉइंट पर, तो एक नया वेव बनता, अरे बना। अब इस नया वेव का नया एम्पलीट्यूड, इस नया वेव का नया इंटेंसिटी, मीडियम की कुछ पोजीशन पर क्या मिलता है, मैक्सिमम।
और कुछ पर क्या मिलता, मिनिमम। पर जिस पोजीशन जो एक बार बन जाता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। बोलिए भाई, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेट फिनोमेना हो रहा है, इसका मेन रीजन, मेन कॉज, अगर एक वर्ड में आपसे पूछे तो कौन है? वेव का कोहेरेंट होना। अरे पूरा फिनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? कोहेरेंसी की वजह से। क्या मतलब समझते हैं कोहेरेंट का? ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ, अरे जब फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट, इंटेंसिटी भी टाइम के साथ क्या होगी? किसके साथ बदलता है वो? पोजीशन बदलता है तो इंटेंसिटी किसके साथ बदलती है? हम उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मेन रीजन अगर बोले एक वर्ड में तो पूछे तो क्या आंसर देंगे? कोहेरेंसी। वेव कोहेरेंट होती है इसलिए ये फिनोमेना होता है। तो जब भी हम वर्ड की बात करें, कोहेरेंट वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना क्वेश्चन किसका हुआ, इंटरफेरेंस का। तो आप नोट करिए जिसको नोट करना है। वैसे कर लिया सब लोगों ने, पर ये हाँ हाँ लिखो लिखो, घबराओ। आज वो नहीं आया मेरा खास। अच्छा बैग लेके चला गया? बैग यही है? अच्छा, और एक वो भी तो नहीं आया कोने वाला? अच्छा, इंटरफेस पढ़ रहा ना एक्चुअली में, रिवीजन हो रहा है जस्ट। तो सोचा क्या रिवीजन करना। वैसे बाहर बहुत गर्मी है, तुम तो क्लास में आ जाया करो। हाँ, बढ़िया माहौल रहता है। और क्या, बहुत गर्मी बात है, मैं भी आया हूँ नदी बाहर की। बहुत टिपिकल है माहौल। 42 टेम्परेचर है, 42 टेम्परेचर बाहर। हाँ, नदियां पार करके आना पड़ता है। उससे भी बनेगा। ये बताया सुपरपोजिशन में आपको, रेफरेंस हमारा साइन ओमेगा डी माइनस एक्स है, उसके बीच में एंगल बन रहा है रिजल्टेंट, तो प्लस थीटा लिखे। जब भी दो व्यू सुपर इम्पोज होती है और नया व्यू बनता है तो उसमें दो बातें मिलती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं? हाँ तो पॉजिटिव ही तो है, ओमेगा डी माइनस एक्स से, है ना? फेज लेग कर रहा है तो इसलिए माइनस आ रहा है, और एक्स अगर पॉजिटिव है तभी तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब व्यू पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। और ऐसा नहीं पैरेलल जाएगी, जाएगी तो कभी मिलेगी नहीं ऐसे, तो सेम साइड जा रही है ट्विंकल, है ना? और ये के डेल्टा एक्स आ रहा है ना, इसकी वजह से इंक्लाइंड फिनोमेना है, फेज डिफरेंस।
क्या हो रहा है? सिलेबस कब हो रहा? अबे तुम तो बहुत आगे चल रहे हो। थर्ड क्लास कब होगी यूं? तुम गजब करो। तुम बचा क्या है? केमिस्ट्री खत्म होगी, कंटिन्यू चल रहा है, एक स्लोट चलता रहेगा बस। क्या? बस वही तो बचा है। स्लॉट खाली चल रहा है, टीचर वहां से जैसे फ्री होता है यहाँ आ जाएंगे तो 2-3 बजे चलेगी बाप के बस, बढ़िया और क्या। हाँ हाँ, तो वो टीचर वहां फ्री होगा तभी तो आ पाएगा यार। तुम लोगों को तो चॉइस भी तो ऐसी स्पेशल की, उनसे पढ़ना है उनसे नहीं पढ़ना है, तो वहां वहां से फ्री होंगे तभी तो यहाँ आएंगे। अबे वहां से का मतलब सत्यार्थ से फ्री होगा तभी तो टीचर आएगा ना यार। ये कैसा आदमी है यार, वहां से कहां से? अबे एलन यही थोड़ी है, और भी तो एलन जगह है भाई। तुम भी तो स्पेशल उससे पढ़ना चाहते हो, उनसे ना तो वो आएगा बच्चा फ्री बेचारा, वहां से कंप्लीट करके आएगा तभी तो पूरा है। ये तो तुम जानते हो, तुमने बताया क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तुमने डिसीजन ले रखा पहले ही है। हाँ जी, तुम तो बहुत आगे हो बॉस। अभी तो उधर है ना, जिनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और जो आपसे बाद स्टार्ट हुए, आपके लगभग स्टार्ट हुए, उनका सिलेबस बहुत पीछे है, अभी तो उनको कवर करना है। अब जितना तुम अभी बोल रहे हो ना, क्वेश्चन दूंगा तब बोलना, तब पता लगेगा कितना बोलते हैं आप लोग। अभी तो कितना बातें करा लो तुम लोगों से, नहीं है बिंदास। ओके बोल रहा, मेरी तो बायो तो पूरा बाकी सर हमारा था। बायो तो पूरा बाकी, पढ़ाया नहीं आपने अभी तो, अभी पढ़ाएंगे बेटा बायो। अब सुनो मेरी बात, ये जो हमने आपसे बातें करी, ये एक्चुअल में कहने को एक डेरिवेशन है, पर कहने को प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। बताइए, पूरा क्वेश्चन हमने, पूरा डिस्कशन हमने इंटरनेट का जो किया, वो किस पॉइंट पे किया है? पी पॉइंट पे किया है। पी पॉइंट पे दोनों व्यूज जहां तक मिली, सुपर इंपोज हुई और इंटरफेरेंस हुआ, कहां पर? पी पॉइंट पर। बताइए पी पॉइंट पर दोनों व्यू का पाथ डिफरेंस कितना था? डेल्टा एक्स कितना था? अगर ये डेल्टा एक्स यहां पर, अगर ये डेल्टा एक्स यहां पर 0 लैम्डा 2 लैम्डा के ऑर्डर का हुआ तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? सी आई। और अगर लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर का हो तो क्या होगा? डी आई इंटरफेरेंस होता है। कहने का मतलब ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इंटरफेरेंस का क्वेश्चन हमेशा डायग्रामेटिक क्वेश्चन, वो आपको सोर्स देता है और एक पॉइंट मार्क करके देता है, बोलता है कि यहां पर बताइए किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, या यहां पर पूछता है कि कितना रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे, इंटरफेरेंस का जब भी क्वेश्चन होगा डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है, या लैंग्वेज में आपको डायग्राम देता है, क्वेश्चन को डायग्राम बना के और क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है। जिस पॉइंट पे भी इंटरफेरेंस देखना है उस पॉइंट पे पहले सोर्स से वेव लेकर आते हैं, और वेव लाने के बाद इनका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो भी पाथ डिफरेंस यहां पर आता है उससे हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और फेज डिफरेंस आपके पास आ गया तो आप यहां पर रिजल्ट इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं कि किस टाइप का इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने कहा ना, ये कहने को डेरिवेशन है, पर कहने को प्रकार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं बस इसमें क्या करूंगा, डेटा डालूंगा और आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जस्ट काइंड ऑफ, और करने का मेथड ये समझ। जिस पॉइंट पे भी इंटरवल्स देखना है उस पॉइंट पे भी उसको लेकर आएंगे, सबसे पहले क्या मिलेंगे? पार्ट डिफरेंस मिलेगा, डेल्टा एक्स मिलेगा, और डेल्टा एक्स से हम इस फॉर्मूले से डेल्टा फाइव फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा फाइव आपके पास फाइंड हो जाता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, आपको आई वन आई टू दी जाती है, तो आप फाइंड आई फाइंड कर सकते हैं वहां कितना होगा। और जो डेल्टा एक्स वहां पर आता है वो किस ऑर्डर का है? 0 लैम्डा 2 लैम्डा के ऑर्डर का है, या लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का है, उसके हिसाब से आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि वहां किस टाइप का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये कहने को डेरिवेशन है, पर कहने को प्रकार का क्वेश्चन है थ्योरेटिकल। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सोल्व करना, देखो कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन आप करिए, फिर मैं बात करता हूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन में देखो आपसे बोला गया कि दो मेरे पास कोरेंट सोर्स है, एक सोर्स यहां पर S1 है और एक सोर्स यहां पर S2, दोनों के माथे पर आई और आई लिख रहा है। इसका मतलब दोनों से मिलने वाला साउंड का इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है। ये दो यहां पर सोर्स है S1 एंड S2, दोनों यहां सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। क्वेश्चन में गिवन है कोहेरेंट सोर्स, और जब भी क्वेश्चन में वर्ड आ जाए कोहेरेंट तो समझ जाना इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। ये दोनों सोर्स यहां पर है, दोनों से मिलने वाला साउंड का इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, और इन दोनों का सेपरेशन आपको दे दिया सपोज 10 मीटर, और एक S2 सोर्स यहां पर है ना, तो S2 सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने मार्क किया। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर देन फाइंड
resultant intensity and type of interference at P point. लैम्डा का वैल्यू 3 मीटर है, तो आपसे पूछा गया है कि रिजल्ट इंटेंसिटी पी पॉइंट पर कितना होगा और पी पॉइंट पर किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, ये आपको बताना है। खुशबू क्या बोल रही है आप लोग? सर करंट सोर्स होगा तभी सुपरपोजिशन होगा। नो, अरे कोई जरूरी थोड़ी, वेव तो कोई भी हो सकती है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव भी सुपर इंपोज हो सकती है, और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इंपोज होगी, करंट सोर्स होंगे, तो उसकी क्या बनेगा? बीट फिनोमेना होगा। सुपरपोजिशन मतलब वेव के मिलने का फिनोमेना। आप वेव कोई सी भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। अगर सुपर इंपोज होती है तो फिनोमेना कौन कौन से होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर वेव करंट सोर्स है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो फिनोमेना इंटरफेरेंस होता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इनकोरेंट सोर्स है, इनकोरेंट वेव्स हैं और सुपर इंपोज होती है, तो बीट्स बनता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो सुपरपोजिशन का पता, वेव के मिलने का फिनोमेना। सर कोरेंट सोर्स होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कैसा अपोजिट होगा? अब इंटरफेरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम कोरेंट सोर्स होंगे, और उनसे निकलने वाला वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। डायरेक्शन अगर सेम है तो वेव सुपर इंपोज होती है, इंटरफेरेंस होता है ना बेटा। सुपरपोजिशन अलग चीज है और इंटरफेरेंस का एक पार्ट है। सुपरपोजिशन तो किन्हीं भी दो वेव का हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं? हाँ, तो क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि पी पॉइंट पर रिजल्ट इंटेंसिटी कितना होगा, और आपसे ये भी पूछा है कि पी पॉइंट पर किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा। जिस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस, देखो हमेशा क्वेश्चन डायग्रामेटिक होता है। दो सोर्स आपको दे रखे, करंट सोर्स से पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस पूछ रहा है आपसे, तो जिस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस पूछना चाह रहा है उस पॉइंट पर हम पहले दोनों सोर्स से वेव को लेकर आएंगे। एक सोर्स S1 है, उससे वेव पहुंचेगी, दूसरा सोर्स S2 से वेव वहां पहुंचेगी, दोनों वेव सुपर इंपोज होगी पी पॉइंट। सबसे पहले दोनों सोर्स से वेव एक एक लेकर आइए उस पॉइंट पर। आ रहे हैं आप लोग? बच्चों इंटरफेरेंस किसका होता है? वेव का होता है। तो वेव बनाता कौन है? सोर्स बनाता है। तो एक सोर्स मेरे पास S1 और एक सोर्स मेरे पास S2 है, दोनों सोर्स से उस पॉइंट पर वेव लेकर आइए और उनकी पाथ को स्टडी करके पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करिए। बोलो। तो सबसे पहले सोर्स S1 उससे वेव यहां पर पहुंचेगी, ऐसे पहुंची भाई, और ऐसे सोर्स S2 से भी वेव यहां पर पहुंची, और यहां सुपर पोजिशन होगा, इंटरफेरेंस। अब बताओ यहां पर ये वेव कितना चली? x, तो ये कितना चली? 10 मीटर प्लस x। बताओ दोनों व्यू का पाथ हमें पता लग गया कि एक चला समथिंग तो एक चला 10 मीटर प्लस समथिंग। तो पी पॉइंट पर दोनों व्यू जब पहुंचेगी तो उनका पाथ डिफरेंस सबसे पहले मिलेगा हम लोग। हमेशा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया इंटरफेरेंस का, जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस पूछे उस पॉइंट पर उसको लेकर आएंगे और पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। बताओ कितना पाथ डिफरेंस आया? अरे पाथ डिफरेंस कितना आया? बोले डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर। देखो ना यार, 10 मीटर आया, ये चला समथिंग और ये चला 10 मीटर प्लस समथिंग, तो डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स 10 मीटर। सबसे पहले ये मिलेगा। अब डेल्टा एक्स अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में आया है और लैम्डा कितना दिया क्वेश्चन में? 3 मीटर, तो आप एक काम कर सकते हैं, इससे डेल्टा 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो। तो डेल्टा 5 अगर निकाला तो डेल्टा 5 कितना हो गया? बोले 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर याद भी नहीं आया तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, अपन ने पढ़ा था फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस रिलेशन।
डेल्टा थीटा अपॉन 2 बाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा डेल्टा टी अपॉन टी, नहीं पढ़ा था अपन लोग? ये वही रिजल्ट है वैसे। हम उससे डेल्टा फाइव निकाल लेंगे। बताओ डेल्टा फाइव कितना आएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा 3, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। बताओ कितना आया? 20 पाई बाई 3 हो। ये डेल्टा फाइव यहां पर आया। अब ये डेल्टा फाइव यहां पर आया, पर ये थोड़ा बड़ा एंगल, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 20 पाई बाई 3। अब 20 पाई बाई 3 को छोटा कैसे करते हैं? बोले काम कर सकते हैं, 20 पाई बाई 3 को छोटे करने के दो मेथड है। एक तो हम यहां करें कि 20 को 3 से डिवाइड करें, 20 को 3 से डिवाइड करें उस प्रकार से करें कि पाई का इवन टर्म मल्टीपल अलग हो जाए। तो 3 की टेबल सबको आती है। 3 6 से कितना होता है? 18, और फिर कितना बचा? 2। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं बेटा, 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। नहीं बोल सकता है ऐसा? 6 इंटू 3 कितना हुआ? 18, 18 पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ? 20, 20 पाई बाई 3 हुआ। बोलो ना यार। अब 6 पाई मेरे लिए कैसा बिहेव करेगा? जीरो जैसा बिहेव करेगा। अरे पाई का इवन टर्म मल्टीपल जीरो जैसा बिहेव करता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एक जैसे होते हैं। तो रिमेनिंग एंगल कितना हुआ? 2 पाई बाई 3। बेसिकली ये फेज डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि यहां कैसा इंटरफेरेंस होगा। ये समझ में आया कि इसको और समझाऊं मैं? आप और समझाता हूं। मैंने आपसे कहा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कितना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साइन 390 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोले साइन 390 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? साइन 360 प्लस 30, और 360 को 0 मान लेते। अरे घूम के वही आ रहा ना यार वो। तो हम वही तो कह रहे हैं आपसे कि जब भी एंगल 360 से बड़ा होता है तो उसमें जब बड़े में से 360 में से 360 से बड़ा एंगल होता है तो उसमें से 360 को माइनस कर देते हैं, वो हमारे लिए जीरो जैसा बिहेव करता है। अबे 390 का मतलब ही साइन 30 होता है। नहीं समझ में आया? तो ध्यान रखे, जब एंगल बड़ा होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पाई का इवन टर्म मल्टीपल अलग कर देते हैं। 360 360 360 माइनस करते हैं, और तब तक माइनस करते हैं कि तब तक वो 360 से छोटा ना आए। और जो छोटा आ जाता है तो फिर हम उसी को यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको बताइए एंगल अगर ध्यान से देखो तो डिग्री में कन्वर्ट करो, कितना आता है डिग्री में? ये 20 इंटू 180 अपॉन 3, 1200 डिग्री है ये। अब 1200 डिग्री सोल्व कैसे करेंगे? बोले 360 360 360 माइनस करेंगे साले में। और कब तक करेंगे? जब तक कि 3 से छोटा ना आ जाए। कितनी बार माइनस होगा? 3 बार। 360 360 360 3 बार माइनस होगा तो 1080 माइनस होगा। 1200 में से 1080 जाएगा तो कितना बचा? 120 बचा। या तो हम ऐसा कर ले। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होनी चाहिए कि एंगल जब बड़ा होता है उसको सिंप्लीफाई ऐसा करते हैं। ये हमारे लिए पाई का इवन टर्म मल्टीपल जीरो जैसा बिहेव करेगा तो एंगल कितना बचा? 120 ऐसा भी। अब एंगल 120 तो ये डिसाइड करके यहाँ पर किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा। अब स्टडी करें। हमें इंडस्ट्री का फॉर्मूला निकालना, इंडस्ट्री बतानी। तो इंडस्ट्री का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, साथ में यहां पर क्या होगा? cos डेल्टा फाइव होता है। अब बताओ पी पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात कर दो, आई पी यहां पर लिखना पड़ेगा। बताओ दोनों की इंटेंसिटी कैसी कैसी है? सेम सेम है। तो ये हो गया आई प्लस यहां पर होगा आई, यहां पर होगा आई, और ये बनेगा cos, और ये कितना होगा? एंगल 120 डिग्री होगा। बोलो 2 पाई बाय 3। बताओ cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है? ये होगा 2i प्लस यहां पर होगा 2i, और ये होगा माइनस हाफ वैल्यू। बताओ कितना आ जाएगा? आई। तो बताओ पी पॉइंट पर डिफरेंट इंटेंसिटी कितना आया? आई। करने का तरीका है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस देखना वहां पर भी उसको लेकर आएंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटेंसिटी निकाल। अब एक बात और पूछी इसमें, यहां किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा? तो हमने दो तरह के इंटरफेरेंस पढ़े हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव पढ़ा और डिस्ट्रक्टिव पढ़ा। कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जीरो कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब जीरो होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई होता है तो वहां पर क्या होता है? CI होता है। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है? पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई होता है, तब होता है। यहाँ कितना फेज डिफरेंस आ रहा है? 2 पाई बाय 3। साला न तो जीरो आ रहा है, न पाई आ रहा है, और न 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब बीच का आ रहा है। तो न तो CI हो रहा है, न DI हो रहा है, न तो हाई वाला हो रहा है, न लो वाला हो रहा है। तो क्या इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है? इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन न तो CI हो रहा है, न DI हो रहा है। तो फिर कौन सा हो रहा है? बोले जब CI भी नहीं होता है, DI भी नहीं होता है, तो फिर हम बोलते हैं इसको क्या? इसको बोलते हैं नॉर्मल इंटरफेरेंस। शॉर्ट में इसको NI कहते हैं। ध्यान रखना, NI बाद में लिखना, पहले लिखना नॉर्मल इंटरफेरेंस। इसका मतलब ऐसा नहीं नॉट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? नॉर्मल हो रहा है। ना तो CI हो रहा है, ना DI हो रहा है। उसके अलावा कोई भी दूसरा फेज डिफरेंस आ जाए तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल इंटरफेरेंस हो रहा है। या फिर इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस।
क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। या फिर कभी कभी इसको ऐसा भी बोलते हैं अबाउट डीआई इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अबाउट डीआई इंटरफेरेंस। देखो अबाउट डीआई क्यों बोलते हैं ये भी समझे हम लोग, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, हमें लिखना नहीं है, हमें टिक करना। तो अगर इस तरह की भाषा में होकर लिखना हो तो हम लिख देते, पर कभी कभी ऑप्शन में अगर मान लो इस तरह की लैंग्वेज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज आती तो हमें उसको भी टिक करना पड़ता है। तो यहां पर इसको बोलते हैं अबाउट डीआई इंटरफेरेंस। अब देखो अबाउट डीआई का मतलब क्या होता है, बात को समझना। डीआई इंटरफेरेंस का कौन से एंगल पर होता था? डीआई इंटरफेरेंस कब होता था? जब पाई फेज डिफरेंस होता। अगर सोचो यहां पर फेज डिफरेंस पाई होता तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कंप्लीटली, या सुनो बताओ आई का वैल्यू कितना आता? जीरो आता। कितना आता? जीरो। लेकिन यहां पर जीरो नहीं आया, आई आया है। तो इसको बोलते हैं अबाउट डीआई इंटरफेरेंस। तो बोले क्यों बोलते हैं? सुनो, हम बोलते बताओ एक वेव का इंटेंसिटी कितना है और इसका भी कितना है, मतलब दोनों सोर्स की अलग अलग इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो कितना है? आई आई। और आई इंटेंसिटी है, बेसिकली एनर्जी है। और ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो आप बताओ सुपर पोजिशन से पहले पहले मीडियम में टोटल इंटेंसिटी कितना है? टू आई। एक की कितनी? आई। दूसरे की भी कितनी? आई। बताओ टोटल कितना है? टू आई। पर जब दोनों वेव सुपर इंपोज हुई और पी पॉइंट पर और नया वेव बना तो उसकी इंटेंसिटी पी पॉइंट पे कितनी आई? आई। मतलब ये रिजल्ट इंटेंसिटी ऐसी आ रही है जो दोनों के सम से भी कम हुई। अब दोनों के सम से अगर कम हुई तो बताओ एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हुई कि नहीं? हमें पता पूरी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, पर डिस्ट्रैक्ट तो हुई ना। दोनों के सम से अगर एनर्जी कम मिलती है तो हम समझेंगे इसको अबाउट डीआई इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर यहां पर आई आई है और एंगल अगर पाई होता तो ये कितना आता? जीरो आता है। तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन दोनों के सम से एनर्जी जीरो भी नहीं आ रही है, लेकिन कम आ रही है, इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसका मतलब समझेंगे इसको अबाउट डीआई इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, दोनों इंडिविजुअल जो इंटेंसिटीज है उनके सम से अगर वैल्यू कम मिलती है तो उसको बोलते हैं अबाउट डीआई इंटरफेरेंस। और अगर दोनों के सम से एनर्जी ज्यादा मिलती है तो अबाउट सीआई बोलते हैं। सपोज यहां पर फेज डिफरेंस जीरो होता तो कॉस जीरो कितना होता? अब कॉस जीरो कितना होता? वन। और ये टू आई कितना होता? फोर आई। तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगर मान लो फोर आई नहीं होती, थ्री आई होती तो अबाउट सी आई। तो अपने मन को समझा के रखेंगे, जब दोनों के सम से इंटेंसिटी अगर कम मिलती है तो उसको बोलेंगे अबाउट टीआई, और दोनों के सम से अगर एनर्जी ज्यादा मिलती है उसको बोलते हैं अबाउट सी आई। तो कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रन करना पड़ता है। तो यहां पर एनर्जी कम आ रही है, आई आ रही है, इसका मतलब अबाउट डी इंटरफेरेंस कर लेंगे भाई। तो करने का मेथड ऐसा होगा। अब एक क्वेश्चन में आपको कोड दे रहा हूं, चेक करूंगा एक एक को फील्ड में आकर। करने का तरीका ये होता है क्वेश्चन का। अब आपको करना है। वैसे एक क्वेश्चन भी किया था, कुछ बच्चों ने किया था ना। कितने बच्चों ने कर लिया था मेरे से पहले? ये कर लिया था यार, हो गया था सिंपल क्वेश्चन। अब बाकी जिससे नहीं बना था आप करेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है जो हम रिवीजन कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दो साउंड सोर्स हैं, दोनों कोरेंट सोर्स हैं, दोनों का सेपरेशन दे रखा 4 मीटर, दोनों के माथे पर आई और आई लिख रहा है। एस टू सोर्स से कुछ है ना, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए मार्क किया हुआ है, कुछ डिस्टेंस पर एक बी पॉइंट मार्क किया। ये जो सेपरेशन है ये 3 मीटर दे रखा है, और ये सेपरेशन भी 3 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर लैम्डा का वैल्यू 3 मीटर है देन फाइंड आई ए एंड आई बी। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दो पॉइंट आपको मार्क किए हुए ए एंड बी, दोनों पर रिजल्ट डेंसिटी कितना होगा ये आपको बताना।
बोलो भाई। आई और 3 आई। जिस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं वहां पर व्यूज को लेकर आते हैं, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उससे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट पे बात करें। ए पॉइंट पर वेव को लेकर आएंगे, तो एक तो S1 सोर्स से वेव यहां पर पहुंच और एक S2 सोर्स से वेव यहां पर पहुंचेगी और दोनों के पाथ को स्टडी करके पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। बताइए डेल्टा एक्स यहां पर कितना होगा। एक तो चला 3 मीटर और एक चला 7 मीटर, ये चला 7 मीटर। तो हम बोलते ये 4+3 यहां से यहां तक का पाथ लेंथ कितना होगा 7 मीटर, ये कितना होगा 3 मीटर। तो बताओ यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा 7 मीटर माइनस 3 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया 4 मीटर। बताइए लैम्डा कितना क्वेश्चन में 3 मीटर। तो बताओ डेल्टा फाई निकाल सकते हैं क्या। डेल्टा फाई कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होगा। 2 पाई तो 2 पाई, ये लैम्डा का वैल्यू 3 और ये हो गया 4। बताओ कितना आएगा 8 पाई बाई 3 होगा। यहां पर कितना होगा 8 पाई बाई 3 फेज डिफरेंस। अब हम बोलते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। बोले कैसे करें। बोले ये जो 8 आया है इसको 3 से डिवाइड कर, तो 3 की टेबल बोलो कि 8 से छोटा आ जाए, तो कितना आएगा 3 2 6, मतलब यहाँ पर 2 पाई प्लस यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 पाई बाई 3। देखो ये आएगा 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 पाई, 6 पाई प्लस 2 8 पाई बाई 3 हो गया। अब आपको तो पाई का इवन टर्म मल्टीपल 2 पाई है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा 0 जैसा व्यू होगा, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 3। बोलो ना यार भाई, इंटरमेस तो बहुत आसान है। आपको प्रॉब्लम किस बारी पता है, मैथ्स का सब समझ रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही साली। 8 पाई बाय 3 का मतलब होता है 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। 2 पाई तो 0 बन के बताओ रिमेनिंग कितना 2 पाई बाय 3, और ये वही 120 एंगल आ गया। और अगर ये 120 एंगल है तो बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, आइए सीधा लिख देता हूं, आई होगी। और किसी को लगता है कि डिग्री में अगर इस पे ऐसा नहीं कर सकते तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो यार। 8 पाई बाय 3 अपॉन का वैल्यू कितना होता है 480। 480 में कैसे सोल्व करेंगे 360 माइनस 1, मतलब 360 माइनस कर लेंगे उसमें से, तो क्या बनेगा 120 बचेगा, तो ये 120 एंगल है। और अगर एंगल फेज डिफरेंस 120 है तो रिजल्ट इंटेंसिटी कितना होगा आई। अभी कह रहा था नहीं तो। और आप समझ रहे कि मैं ही समझ रहा हूं यार, कितना आएगा आई होगा। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर वेव को लेकर आएंगे। बोले कैसे, बोले एक तो वेव स्टेट ऐसे पहुंचे और एक वैसे पहुंचे, ये कितना चलेगी और ये कितना चलेगी। तो बताइए यहां पर बी पॉइंट पर अगर देखें तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। बोले 5 मीटर माइनस यहां पर होगा 3 मीटर इक्वल टू कितना होगा 2 मीटर। डेल्टा फाई कितना होगा, बोले डेल्टा फाई को लिखना पड़ेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होगा। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 2। कितना आया ये 4 पाई बाई 3 होगा। अब इसको क्या लिखे हैं, बोले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते कितना बनेगा पाई प्लस पाई बाई 3। बोलो 3 और 1 कितना होगा पाई 4 4 पाई बाई। अब बताओ पाई को 0 बोल दे, बोलो बेटा ये पाई का ऑड मल्टीपल टर्म है, ये 0 नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे, पाई का इवेंट टर्म है ना, इवेंट मल्टीपल टर्म जो होती है ना वो 0 जैसा बिहेव करता है। अरे पाई का ऑड मल्टीपल है पाई 3 पाई 5 पाई, ये 0 नहीं होता। 0 कौन होता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये पाई का इवन मल्टीपल टर्म वो 0 जैसा बिहेव करता है। और एक बात और देखो, ये तो पाई प्लस समथिंग है, तो ये तो एंगल 2 पाई से छोटा है। और जब एंगल 2 पाई से छोटा होता है तो उसको पूरा पूरा यूज करते हैं। ये कितना है 180, ये कितना 60, 180 बाई 60 कितना होगा 240। अरे एंगल 240 है, टोटल एंगल 240 है, तो इसको पूरा पूरा यूज करते हैं, इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। अब इसको पूरा यूज करते हैं। देखो इंटेंसिटी, तो बी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, आई प्लस यहां पर होगा आई प्लस यहां पर होगा 2i कॉस यहां पर लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 3 होगा। बताओ ये तो हो गया 2i प्लस यहां पर होगा 2i और ये कॉस यहां पर लिख रहे हैं हम लोग कोस पाई प्लस पाई बाई 3। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और ये कोस पाई प्लस समथिंग है तो कोस समथिंग हो जाएगा। सही लिखा गया।
कोस पाई प्लस समथिंग का मतलब कॉस समथिंग होगा विद माइनस साइन। यहाँ पर पाई प्लस समथिंग का फंक्शन चेंज नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2i प्लस यहाँ पर होगा 2i और ये होगा माइनस हाफ। अरे वापस वैल्यू कितनी आएगी, आई हो, दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, सेम सेम होगी। क्या हुआ, आप करने का तरीका ऐसा होगा। एक और करिए क्वेश्चन, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, हाँ। दो साउंड स्पीकर हैं, दोनों का सेपरेशन 2.4 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। दो साउंड स्पीकर हैं, दोनों का सेपरेशन 2.4 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। दोनों कोहेरेंट सोर्स, जोर से बोलो यार, कर दो ना बेटा, बिल्कुल कर दो। 2 पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3 तो वो भी तो एंगल हुआ है, 2 पाई बाय 3 तो हुआ। बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो एक ही है। अबे 240 को माइनस 120 भी तो बोलते हैं यार, कैसे जमाना। ये एंगल कितना है, 240 है, 240 को क्या बोलते हैं, माइनस 120। अब कोस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अरे भैया ऐसे भी बोल सकते हैं, -2 पाई बाय 3 ये होता है। अब कोस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया cos 2 पाई बाय 3 है ना भाई, और इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस हाफ। मैंने कहा ना मैथ्स है भाई। ये चीज हम ऐसा भी तो बोल सकते थे, cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 यही तो होता है 240 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि ये तो जीरो से भी करता है ना। अभी बात वही है। अरे समझ में आ गया, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब माइनस। मैथ्स पढ़ानी चाहिए आपको, मैं तो कह रहा इंटरेस्ट तो आता है मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स में उलझ रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन में आपसे बोला दो साउंड स्पीकर है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है। क्वेश्चन में गिवन है दोनों साउंड स्पीकर है, दोनों साउंड है कोहेरेंट सोर्स से मीडियम में व्यूज बना रहे हैं, और ये व्यू मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है। आपसे भी बात लगाया कि यहाँ पर एक स्पीकर है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है, और ये आदमी यहाँ पर साउंड सुन रहा है अपने ईयरड्रम से, और इसका ये जो सेपरेशन है ये दे रखा 3.2 मीटर। दो साउंड स्पीकर है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, दोनों से मिलने वाली जो व्यूज है मीडियम में ऐसे जा रही है, और इसके ईयरड्रम पर सुपर इंपोज होगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्पीकर के सामने एक आदमी खड़ा है, उसका सेपरेशन से 3.2 मीटर। बोलो, अब व्यू यहां पर सुपर इंपोज होती है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इफ वी साउंड इज इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड अगर 320 है, देन फाइंड if v sound is close to 320 meter per second, then find possible frequencies of sound, then find possible frequencies of sound for which person will hear minimum intensity of sound. मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ साइलेंस। क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ साइलेंस। इसका मतलब इंटेंसिटी जीरो है, पॉइंट ऑफ साइलेंस है, मतलब वो ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी कैसी है, जीरो है, मिनिमम इंटेंसिटी है। तो पॉइंट ऑफ साइलेंस भी इसको कह सकते हैं, या इसको बोलते हैं विल मिनिमम, है ना, विल हियर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये दो स्पीकर हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, मीडियम में व्यू बना रहे हैं, दोनों का सेपरेशन 2.4 मीटर है। एक स्पीकर सामने एक आदमी खड़ा है, साउंड सुन रहा है, इसका सेपरेशन 3.2 मीटर। अगर साउंड की स्पीड इतनी है तो आपसे पूछा गया कि साउंड की वो फ्रीक्वेंसीज बताइए जिसके लिए ये पर्सन यहाँ पर क्या सुनेगा, मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी सुनेगा। कहां पर आ जाएगा, इसमें के नीचे के ऊपर, यहां पर। हाँ कितना लिखूं, 11 पाई। बिल्कुल कर लेते ना यार, ऐसे क्या, तो मैंने कहा मैथ पढ़ानी चाहिए आपको
11 पाई प्लस पाई बाय 3 है बेटा। अब सुनो भाई, उसकी फीस नहीं लेंगे यार, आपके लिए जान आज रही, फीस क्या है? फीस हम एक बार लेते हैं, फीस हम एक बार ही लेते हैं आते टाइम आप, बाकी तो फिर तो देते ही देते हैं आपको। और कब तक, जब तक आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाए तब तक देते रहते हैं हम लोग। तो सुनो 11 पाई प्लस पाई बाय 3, अबे सुनो रे मेरे भाइयों, तो इसके दो टुकड़े करेंगे, 10 पाई प्लस पाई बाय, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं बेटा इसको। 11 पाई के दो टुकड़े हैं, 10 पाई प्लस पाई बाई है ना, 10 पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई। अब ये मेरे लिए क्या बन गया, 0, तो पाई प्लस पाई बाई 7। टिग्नोमेट्री तुम्हें पढ़ाई तो थी, टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई थी क्या? कोई पढ़ा गया था? कौन सी कहानी सुनाई? तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो और जब मैं आऊंगा फील्ड पे तो कॉपी खाली मिलेगी तुम्हारी। तुम थोड़ा पेन कॉपी में भी चला लिया करो। पानी भी लेता हूं पहले, खूब चले जाओ। करिए भाई, अब करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, कहने को मतलब इंटरनेट का ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है पर मेडिकल बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब मान के चलता है कि आपको पूरा इंटरफेस आ रहा हो। आप करिए इस क्वेश्चन। दो साउंड स्पीकर हैं, दोनों का सेपरेशन यहाँ पर 2.4 मीटर है, और एक स्पीकर के सामने एक आदमी खड़ा है, साउंड आया। बताओ ये आदमी इस सिचुएशन में यहाँ क्या सुन रहा है? मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी सुन रहा है। बोलो भाई, मिनिमम सुन रहा है मैक्सिमम सुन रहा है? लिखा ना क्वेश्चन में, मिनिमम साउंड की इंटेंसिटी सुन रहा है, इसका मतलब इसकी एटम पर कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? ये तो जानते हो ना आप लोग कि यहाँ डीआई इंटरफेरेंस हो रहा होगा। बोलो। और जब डीआई इंटरफेरेंस हो रहा है तो डीआई पार्ट डिफरेंस कितना होता है? फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n+1 λ/2, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारी थ्योरी बोलती है। बताओ इस क्वेश्चन में ये आदमी क्या सुन रहा है? मिनिमम सुन रहा है ना, इसका मतलब इसके एटम पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिवली पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n+1 λ/2 होना चाहिए। बताया था हमने आपको। अच्छा, होना तो ये चाहिए। अब पार्ट डिफरेंस होता कितना है? बोले होता कितना, तो ये डायग्राम बताएगा। बोलो। तो फ्रॉम डायग्राम अगर हम देखा जाए तो यहां पर इसका पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं। बोलो डायग्राम से पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बोले एक तो स्टेट ऐसे पहुंचेगी, कितना चलेगी? 3.2 मीटर, और एक ऐसे चलेगी, बताओ कितना चलेगी? तो बोले ये चलेगी 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 3.2 का होल स्क्वायर, कितना आया? 4 मीटर। तो डायग्राम से यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना बन रहा है? बोले यार वो जो बन रहा है वो ये है, कितना? 4 मीटर माइनस 3.2 मीटर, बताओ कितना आया? 0.8। इस सिचुएशन में ये आदमी मिनिमा सुन रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो मिनिमा के हिसाब से उसकी ईयर नंबर कौन सा इंटरवल होना चाहिए? डीआई, और डी के लिए पार्ट डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। होना तो ये चाहिए। और होता कितना एक्चुअल में? बोले एक चला भी हो 3.2, एक चला कितना? 4 मीटर का। 4 मीटर माइनस 3.2 कितना आएगा? 0.8 मीटर होगा। अब पार्ट डिफरेंस होना ये चाहिए और होता ही है, यानी इस सिचुएशन में आदमी मिनिमा सुन रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट डिफरेंस है और ये प्रैक्टिकल पार्ट डिफरेंस है, दोनों को इक्वल करते हैं, और जब दोनों को इक्वल करते हैं तो हमारे पास लेमडा आ जाता है। बताइए क्या लिखेंगे? 2n+1 λ/2 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट है। ये सही लिखा है क्या? होना ये चाहिए क्यों? क्योंकि मिनिमम सुन रहा है। और होता कितना? बोले ये इन दोनों को बराबर करते तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा? 1.6/2n+1 होगा। और ये इस वेव का वेवलेंथ था। नहीं आया वेवलेंथ?
अब आप बताओ लेमडा आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होगा। v अपॉन लेमडा लिखेंगे तो बताओ v का वैल्यू कितना 320 अपॉन लेमडा का वैल्यू 1.6 और 2n+1 ऊपर चला गया। बताओ फॉर्मूला कितना बन गया फ्रीक्वेंसी का 200 2n+1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना बना 200 2n+1। अब n का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 0 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पहला फ्रीक्वेंसी होगा, बताओ पहला फ्रीक्वेंसी कितना होगा 200 हर्ट्ज होगा। बताओ n का वैल्यू 1 होगा तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 600 हर्ट्ज होगा। और n का वैल्यू अगर 2 हुआ तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1000 हर्ट्ज होगा। 200 1000 है, 200 600 1000 एंड सो ऑन। ये साउंड की वो फ्रीक्वेंसीज है जिसके लिए आदमी इस सिचुएशन में क्या सुनेगा, मिनिमा सुनता है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से पूछ लेता है। दो तरह के पार्ट डिफरेंस यहां पर होंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो ये बताएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, पॉइंट ऑफ साइलेंस इसको क्या बन रहा मिनिमा, तो क्या बन रहा मिनिमा होगा मतलब टी इंटरफेरेंस होगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट डिफरेंस कितना होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये सुनो, और होता कितना है डायग्राम बताएगा। तो दो तरह के पार्ट डिफरेंस है, होना ये चाहिए होता ये है, दोनों को इक्वल करेंगे लैम्डा आपके पास आ जाएगा। लैम्डा आपके पास से वेलोसिटी मैंने दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये आदमी मिनिमम नहीं मैक्सिमम सुनता तो क्या होता, यहां क्या होता डी आई नहीं होता सी आई होता, मैक्सिमम सुनता तो सी आई होता, तो ये क्या होता एन लेमडा, बोलो। और ये एन लेमडा तो ये कितना होता, ये तो 0.80 होता। क्वेश्चन में डायग्राम चेंज नहीं हुआ, ये तो 0.80 होता। तो एन लेमडा इज टू कितना हो गया 0.8। तो लेमडा का वैल्यू 0.8 अपॉन एन, 0.8 अपॉन एन। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा 320 अपॉन 0.8 इंटू एन, कितना आएगा 400 इंटू एन, बोलो। और एन को कहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से, बस जीरो रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी जीरो। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो और इंटरसीरीज होने मैक्सिमम, ऐसा हो सकता है क्या। इसका मतलब एन का वैल्यू वहां जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे वन से। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 400, अगली 800, अगली 1200 एंड सो ऑन। 400 1200 8 है ना, 400 800 1200 एंड सो ऑन। इससे फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी जिसके लिए आदमी क्या सुनेगा मैक्सिमम सुनेगा। और मिनिमम के लिए क्या हो रहा है 200 600 1000 एंड सो ऑन। ये साउंड की वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए आदमी क्या सुनेगा मिनिमम सुनेगा। तो दो तरह के पार्ट डिफरेंस, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली कहां से आएगा लैंग्वेज से आएगा, और प्रैक्टिकली डायग्राम से आएगा। दोनों को बराबर करेंगे लेमडा आपके पास आ जाएगा। वेलोसिटी देगा तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी देगा तो वेलोसिटी पूछेगा। कर सकते भाई, मॉडल है आपके पास एक नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 186, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 186 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है देखो। बात ही नहीं भाई प्लीज, पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 186 पर क्वेश्चन नंबर 4। बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 4। आज मस्ती ज्यादा कर रहे हैं यार आप लोग। अब बाहर निकालूंगा मैं क्लास से, जाओ तुम। क्वेश्चन पढ़िए 2 बार और समझे के कहना चाहता है।
क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर दो साउंड वेव हैं, दो सोर्स से दो वेव बनाते हैं और ये वेव यहाँ पर दो अलग अलग पाथ से दो पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज होती है ना, और दोनों पर हमें बोल रहा है पाथ डिफरेंस कितना कितना है 36 और 60, और आपसे बोला दोनों पे पॉइंट ऑफ साइलेंस, मतलब दोनों पे डीआई हो रहा है, ठीक है ना। अब आप बताओ दोनों पार्ट डिफरेंस डीआई पार्ट डिफरेंस है, लेकिन ये पता नहीं कौन से नंबर का डीआई पार्ट डिफरेंस है। तो आपको ये पता है दो कॉन्जुगेटिव डीआई पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस कितना होता है। चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात सुनो। पहला पार्ट डिफरेंस ऐसा बताओ जहां पर डीआई होती है λ/2। अगला 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 कोई भी दो कॉन्जुगेटिव डीआई पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस कितना होता है लैम्डा। लैम्डा पहला कब हुआ था λ/2 पार्ट में, अगला कब हुआ 3 लैम्डा, तो 3 λ/2 माइनस λ/2 कितना हुआ लैम्डा। मतलब हमें ध्यान रखना इंटेंसिटी अगर मिनिमम से मिनिमम होती है तो चेंज कितना आता है लैम्डा। अरे पार्ट में कितना चेंज होता है लैम्डा के बराबर चेंज होता है, क्योंकि पहला मिनिमा कब आएगा λ/2, अगला मिनिमा, तो λ/2 माइनस λ/2 कितना चेंज होगा लैम्डा। अरे मिनिमम से मिनिमम अगर हम चेंज करें तो कितना चेंज होता है लैम्डा। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कितना होगा लैम्डा। मतलब पहला मैक्सिमम कब आएगा 0 पर, अगला लैम्डा, अगला 2 लैम्डा। दो कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस कितना होगा पार्ट डिफरेंस का, वो भी लैम्डा होगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसने बोला कि दो पार्ट डिफरेंस है 36 और 60, और बीच में लिखा और, या तो यहां या फिर यहां मिनिमा हो रहा है, और लिखा और कुछ नहीं बोला है, तो दोनों को हम मानते हैं कॉन्जुगेटिव डीआई पार्ट डिफरेंस है। ये ध्यान रखना, और लिखा है कुछ नहीं बोला, नंबरिंग नहीं बता रहा, तो ये दो डीआई पार्ट डिफरेंस है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है, तो दोनों कौन है नियर बाई पार्ट डिफरेंस है डीआई। और दो डीआई नियर पार्ट डिफरेंस अगर है पास पास के है तो उनका डिफरेंस कितना होता है लैम्डा होगा। अब ये दोनों डीआई यहां पर नियर पार्ट डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं पता कौन से नंबर का पार्ट डिफरेंस है। भाई हमें ये पता कि एक 3 λ/2 देख क्या होगा 5 λ/2, बोलो हो। एक 7 λ/2 देख कौन होगा, एक 9 λ/2, एक 15 λ/2 को देख क्या होगा 70 λ/2 होगा। या सुनो, ये हमें यहाँ पर देखने कि दोनों पास पास से और लिखने का मतलब, या तो या फिर ये दोनों पास पास की, यानी दोनों कॉन्जुगेटेड डीआई पार्ट डिफरेंस है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कॉन्जुगेटेड डीआई पार्ट डिफरेंस। तो आप बताइए दोनों डीआई का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस कितना होगा लेम्डा। ये तो पता नहीं कि कोई से भी नंबर का कॉन्जुगेटिव हो, उनका कॉन्जुगेटिव का डिफरेंस कितना होगा लेम्डा। तो मतलब इन दोनों को अगर बोलेंगे दोनों कॉन्जुगेटिव है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बताओ लेम्डा कितना होगा 60 माइनस 36 कितना आना चाहिए 24 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ क्वेश्चन में लेम्डा पता लगे कि लेम्डा का वैल्यू कितना होगा 24 होगा। पढ़ो आप। 36 भी कौन है ऐसा पार्ट डिफरेंस डीआई हो रहा है, 60 भी ऐसा पार्ट डिफरेंस डीआई हो रहा है, और लिखा है इसका मतलब ये दोनों पास पास वाले डीआई पार्ट डिफरेंस है, दोनों कॉन्जुगेट डीआई पार्ट डिफरेंस है, तो दोनों कॉन्जुगेट डीआई पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस कितना होगा लेम्डा, और लेम्डा कितना होगा 60 माइनस 36। तो क्वेश्चन में लेम्डा कितना हो गया 36 माइनस है ना 60 माइनस 36 कितना 24। क्या पूछा क्वेश्चन, तो यहाँ लिख लें और लिखा ना, और का मतलब कॉन्जुगेटिव, ध्यान रखेंगे कुछ नहीं बोला जाए और लिख के बोल रहा है तो ये दोनों कॉन्जुगेटिव होते हैं, और कॉन्जुगेटिव डीआई का डिफरेंस भी लेम्डा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी मिनिमम से मिनिमम हो जाए कितना पाथ डिफरेंस चेंज होगा, अरे कितना चेंज होगा लेम्डा। मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए तब भी लेम्डा, और मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए तो λ/2, और मैक्सिमम से मिनिमम हो जाए तो λ/2। सीआई से सीआई होने का मतलब कितना चेंज होगा, डीआई से डीआई कितना चेंज होगा, और डीआई टू सीआई हो जाए तो, और डीआई से सीआई हो जाए तो भी λ/2। अपोजिट में कितना होगा λ/2, सेम में कितना चेंज होगा लैम्डा। ये दोनों डीआई डीआई है और कुछ नहीं बोला जाए, दोनों कॉन्जिक्यूटिव डीआई है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा 24। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी का मतलब बी अपॉन लैम्डा, हाँ जो भी है। तो ये तो इंटरवल्स की बात हुई कि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं आपने पढ़े भी हैं, और फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन बन जाता है भाई। तो ये भी आप चाहें तो लिख लें, वैसे आप सब जानते हैं, शायद जानते हैं क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले। बताइए यहाँ पर दो वेव मेरे पास है, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2, तो बताओ रेशियो क्या आना चाहिए, इंटरफेरेंस में I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या लिखना चाहिए। वो क्वेश्चन खत्म हो गया, पता है ना आपको, हाँ A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। बताओ फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है सेम, और मीडियम तो एक ही होगा, तो रो और वी भी क्या हो गया सेम, तो I1 अपॉन I2 क्या बोलेंगे
A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। फिर बताओ इंटरफेरेंस पढ़ रहे तो यहाँ क्या बनता है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी आती नहीं आती है, बताओ उसका फॉर्मूला। तो इसको तीन तरह से लिखता हूं मैं, सुनना ध्यान से, ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर, और एक और आता है A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एक और आता है √I1 √I2, पढ़ा था ना आज, √I1 √I2 का होल स्क्वायर। अगर इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड दे दे A1 A2 तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा लगाते हैं, और अगर हमें A मैक्स A मिनिमम तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है, और अगर इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी दे दे I1 I2 तो फॉर्मूला ऐसे होता है। बस ध्यान रखना ऊपर मैक्सिमम इसलिए प्लस आएगा और नीचे मिनिमम में तो माइनस है। एक टर्म यहां और पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आई एवरेज, आई मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 होता है, पढ़ते हैं सर। बताओ आई मैक्स का वैल्यू, अरे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और एक और था I1 प्लस I2 और I मिनिमम क्या होगा -2 I1 I2 अपॉन कितना होगा 2। बताओ सोल्व करना वैल्यू कितनी आएगी, ये I1 प्लस I2। अब यहां कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो आई एवरेज करते ना बेटा, ये इंटेंसिटी एवरेज पर साइकिल होता है। एवरेज इंटेंसिटी पर साइकिल इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2 होता है। पर साइकिल का मतलब समझते हैं आप? बताइए एक साइकिल में फेज डिफरेंस कितना होता है, एक साइकिल में फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई फेज डिफरेंस होता है, 2 पाई होता है। सब लोग बता रहा, जीरो फेज डिफरेंस पे कैसी इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमा, पाई पर मिनिमा, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, मैक्सिमा मिनिमा चलता रहता है। ये सुनो, एक साइकिल में एंगल कितना कहां से कहां मानते हैं, 0 से 2 पाई। अब बताइए 0 से 2 पाई अगर मैं एक साइकिल को बोलता हूं तो एक साइकिल में कितनी बार मैक्सिमा आता है, कितनी बार मिनिमा आता है? तो बच्चों को लगता है सर मैक्सिमा 2 बार आता है और मिनिमा 1 बार आता है, 0 पर मैक्सिमा फिर 2 पाई पर मैक्सिमा। लेकिन आपको ध्यान रखना एक ही मैक्सिमा होता है और एक ही मिनिमा होता है, क्योंकि 0 वाला मैक्सिमा अगर पहले साइकिल में काउंट करेंगे तो 2 पाई वाला अगले साइकिल में जाएगा। अब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना ये, तो जैसा पहले साइकिल में 0 बिहेव करता है वैसे कैसे दूसरे साइकिल में कौन बिहेव करता है, 2 पाई। तो एक साइकिल का मतलब होता है फेज डिफरेंस 2 पाई, 2 पाई में एक ही बार मैक्सिमा होता है और एक ही मैक्सिमा होता है और एक ही मिनिमा होता है। तो पर साइकिल अगर एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो उसमें एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा हम एवरेज करते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 होता है। तो पर साइकिल एवरेज इंटेंसिटी की बात करें तो एक साइकिल में एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा होता है, तो एवरेज का वैल्यू ऐसा होता है। अब देखो एवरेज का वैल्यू कितना आई, नेट I1 प्लस I2 आई। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, देखो एक मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला ऐसा है जो एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। कहा था क्या, ये ऐसा फॉर्मूला है जहां पे एनर्जी का लॉस, बस एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम समझा सकते हैं यहाँ पर। सुनिए सब लोग ध्यान से बात सुनना। मेरे पास दो वेव है, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2, मीडियम में जा रही है अलग अलग। बताइए मीडियम में टोटल इंटेंसिटी कितनी है, I1 प्लस I2। अबे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है यार, एक की कितनी, एक की कितनी, बताओ मीडियम में टोटल इंटेंसिटी 2y। अब दोनों वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, इंटरफेरेंस होता है, एक नया वेव बनता है। और हम मान रहे हैं, आप भी और मैं भी, हम सब मान रहे हैं कि वेव की एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो जो नया वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी, अगर हम जनरल बात करें, एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रहा है तो जो नया वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी हर पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट पर कितना आना चाहिए था, I प्लस I2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक का इंटेंसिटी कितना, एक का कितना, दोनों मिल गए सुपर इंपोज होगी, नया वेव बना, और हम बोल रहे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा उसका। तो बताओ मीडियम पे उस हर पॉइंट पे इंटेंसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए थी, I1 प्लस I2 होनी चाहिए थी। लेकिन हमने जब इंटरफेरेंस को पढ़ा तो वहां पर हमें ऐसा नहीं मिला। हमें क्या मिला, हमें मिला कि कुछ पॉइंट तो ऐसे थे जहां पर इंटेंसिटी उन दोनों के सम से भी कुछ ज्यादा थी, नहीं मिला। और कुछ पॉइंट ऐसे थे जहां पर इंटेंसिटी उन दोनों के सम से भी कुछ, अरे जहां जितनी कम थी दूसरी की उतनी क्या थी। इसका मतलब ये एनर्जी यहां से शिफ्ट हो गई। बताओ हम सामान्य बात करें, जनरल बात करते हो, हर पॉइंट पे कितनी आनी चाहिए थी, I1 प्लस I2 आनी चाहिए थी। लेकिन हमने जब इंटरफेरेंस को देखा तो वहां पर हमें ऐसा नहीं मिला। हमें मिला कि कुछ पॉइंट तो ऐसे थे जहां पर इंटेंसिटी उन दोनों के सम से भी कुछ ज्यादा थी।
और कुछ पॉइंट ऐसे मिले जहां पर एनर्जी उन दोनों के समझ में कुछ कम थी, अरे जहां जितनी कम थी दूसरी उतनी क्या थी, ज्यादा थी। इसका मतलब एनर्जी यहां से यहां शिफ्ट हो गई है। एनर्जी का यहां से यहां शिफ्टिंग का जो फिनोमिना है ना, हम इसी को बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। आपको तो जितनी यहां कम है उतनी यहां ज्यादा है। बोलो, इसका मतलब एनर्जी यहां से यहां आ गई है, यहां से यहां आ गई, इसका मतलब शिफ्टिंग हो गया। इसको बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, हम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। पर हमने जब इन दोनों को ऐड किया और एवरेज किया तो वैल्यू कितना आया, ये उतना ही आया जितना हम चाहते थे। इसका मतलब यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी यहाँ क्रिएट नहीं हुई, बस एनर्जी का यहाँ पर क्या हो जाता है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट प्रूव होता है कि यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एनर्जी का यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पर एनर्जी लॉस, एनर्जी क्रिएट नहीं होती। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिनोमेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बनता है, बताओ। मैंने आई एवरेज को क्या लिखा, I1 प्लस I2। आपको पता है इसको आई एवरेज नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए आई टोटल। एक की कितनी दी I1, एक की कितनी दी I2, बता टोटल कितनी I1 प्लस I2। उसको इंटरफेरेंस में क्या बोलते हैं, एवरेज कहते हैं। क्यों कहते हैं एवरेज, क्योंकि एवरेज करने से बना ये डेटा। तो यहां ध्यान रखेंगे, इंटरफेरेंस में एवरेज इंटेंसिटी का मतलब होता है टोटल इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इन मीडियम। अरे ये एवरेज बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज करने से डेटा आता है, पर बेसिकली ये आई एवरेज जो है ना, ये कौन है, टोटल वेव्स की इंटेंसिटी होती है। ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी का सीधा सीधा सम होता है, उनका एवरेज नहीं होता। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा एक बार मेडिकल में, उसने कहा कि मेरे पास 10 वेव्स है। कितनी वेव्स हैं, मीडियम में सेम रेशो में टेबल करके सुपर इंपोज हो रही, सबकी इंटेंसिटी सेम सेम है। आई आई 10 वेव्स है, सबकी इंटेंसिटी सेम है, सेम रेशो में टेबल करके सुपर इंपोज हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बताइए आई एवरेज कितना होगा। तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा, 10 आई। कितना होगा, 10 आई, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी का सीधा से सम होगा ना, तो 10 आई होगा। लेकिन एग्जाम में बच्चा जब आता है तो बच्चा करता है इस क्वेश्चन को, बच्चा सोच समझ से एवरेज पूछा है, क्या मेरे को एवरेज नहीं आता, अरे आता है। बोले कैसे करते हैं एवरेज, बोले सबका सम करते हैं, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई कितना हुआ, 10 आई, नंबर ऑफ सम 10, 10 आई अपॉन 10 आई, पहले ऑप्शन होता है। ध्यान रखना, इन टाइम इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आई एवरेज का मतलब क्या होता है, आई टोटल होता है। अरे एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज करने से डेटा आता है, पर बेसिकली ये कौन है, इंडिविजुअल इंटेंसिटी का सीधा सीधा सम होता है, उनका एवरेज नहीं होता। तो आप यहां लिख कर एरो बना के नोट डाल लेना इसमें, इट शोज, ये लिखोगे पहले, लिखो। हाँ हाँ सब लिख लिया आपने तो। इट शोज, इट किसके लिए आया है, आई एवरेज के लिए। ये तो ध्यान रखना, आई एवरेज के लिए इट आया है। बोले इट किसके लिए, कौन है इट, इट शोज total intensity of views in medium, it shows total intensity of views in medium, it shows total intensities, it shows total intensity of view in medium, it is the sum of, it is the sum of, it is the sum of individual intensities, it is the sum of individual intensities, it is the sum of individual intensities but not average of them, it is the sum of individual intensities but not average of them, but not average of them, उनका एवरेज नहीं होता। एवरेज किसका होता है, ये मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज होता है, और इंडिविजुअल का तो सीधा सीधा सम आता है। एक पॉइंट और होता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, आपने पढ़ा भी होगा उसको, डिग्री, डिग्री ऑफ, अबे यार आज क्या बात है, तुम ज्यादा बोल रहे हो, नहीं लगता तुम्हें, यस सर, कितना कॉन्फिडेंस कर रहा है, यस सर, क्या लगता है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, हाँ ये भी हो सकता है, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग। बच्चों लाइट में इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ विजिबिलिटी, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हियरिंग। ये परसेंटेज में होता है और इसको हम इस तरह से एफ से डिनोट करते हैं। और बताओ इसका एक फॉर्मूला होता है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। हाँ ध्यान रखेंगे, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स, और प्लस यहां पर होगा आई मिनिमम,
और इंटू 100। बच्चों परसेंटेज में होता है इसलिए राइट में इंटू 100 कर देते हैं, है ना। बस ये ध्यान रखिए फॉर्मूला बाकी सबसे डिफरेंट, ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है। ये डिग्री है, ये वर्ड हमें ऐसा बताना चाहता है कि इंटरवल कितना अच्छा हो रहा है कितना बुरा हो रहा है, उसको शो करने का तरीका है। जितना डिग्री ज्यादा होगा इंटरवल का उतना ही इंटरवल अच्छा माना जाता है, और जितना डिग्री कम होता है इंटरवल उतना ही अच्छा नहीं होता, उतना ही बुरा होता है। तो यहां ध्यान रखिए ये डिग्री है, ये मैं बताना चाहता कि इंटरवल कितना अच्छा हो रहा है कितना बुरा हो रहा है, उसको दिखाने का तरीका। अगर मैं इसका बोल दूं इसका वैल्यू 100% हो, बच्चों बात को समझना ध्यान से, ये डिग्री है और डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 100%। अगर किसी इंटरवल की डिग्री 100% की हो तो समझ जाना इंटरवल कैसा है, परफेक्ट इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट इंटरफेरेंस कहते हैं, या इसको बोलते हैं बेस्ट इंटरफेरेंस कहते हैं, और कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अगर किसी इंटरवल की डिग्री 100% की है तो बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है, इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता। कॉन्ट्रास्ट बेस्ट परफेक्ट इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर इंटरवल परफेक्ट इंटरफेरेंस उसके लिए कंडीशंस भी होती है। देखो एक पॉइंट और समझाता हूं मैं, कंडीशंस फॉर परफेक्ट इंटरफेरेंस। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं हमसे कि इंटरफेरेंस परफेक्ट अगर है तो उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो कंडीशंस फॉर परफेक्ट इंटरफेरेंस, उसकी सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई इंटरवल परफेक्ट होना चाहता है तो उसकी पहली कंडीशन उसकी डिग्री कैसे होनी चाहिए, 100%। अरे अभी हाल बोला ना, एफ का वैल्यू 100% होगा तो बताओ इंटरवल कैसा होगा, परफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो एफ का वैल्यू 100% होना चाहिए। अगर ये 100% है तो इंटरवल कैसा होगा, परफेक्ट होगा। और अगर ये 100% है तो तभी होगा जब आई मिनिमम 0 होगा। बताओ ये 100% कब हो सकता है, जब ये मिनिमम 0 हो। आई मैक्स अपॉन आई मैक्स इंटू 100 से हो जाएगा ना यार। और आई मिनिमम अगर 0 है तो साला ये तभी हो सकता है जब i1 i2 दोनों बराबर हो, नहीं हो सकता। अब रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ये तो है मिनिमम इंटरसेक्शन, और ये 0 हो जाए तो दोनों बराबर होंगे ना। और अगर दोनों बराबर है तो ये तभी हो सकता है साला कि a1 बराबर a2 इक्वल टू a हो। अगर एम्पलीट्यूड सेम ही तो होने चाहिए, तभी तो इंटेंसिटी सेम होगी। और मैंने आपसे बोला था कि सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। ये तीसरा पॉइंट प्रूव कर रहा हूं मैथ्स में आपके साथ। बच्चों अगर एम्पलीट्यूड सेम हुआ तो इंटेंसिटी सेम होगी, और ये सेम हुई तो आई मिनिमम 0 होगी, और आई मिनिमम 0 हुई तो डिग्री कैसी होगी, और इंटरवल कैसा होगा, बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। हम ये तो चाहते हैं कि इंटरवल अच्छा हो, है ना। तो हम बोलते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड सेम होना एसेंशियल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन। हम इस बात का फेवर करते हैं कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम रहना चाहिए। अगर सेम होगा तो 100 सुहागा होगा, इंटरवल अच्छा होगा, बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। ये समझ आया। और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो ऐसा भी होगा, ए मैक्स का वैल्यू 2 है, ए प्लस ए नियम कितना होगा, 0 होगा, और आई मैक्स कितना होगा, 4i। ये सब वो कंडीशंस हैं जब इंटरवल क्या होता है, परफेक्ट होता है, बेस्ट होता है। ये 7 कंडीशन है, आपको याद कुछ नहीं करनी, केवल एक याद रखना, डिग्री कैसी होनी चाहिए, 100%। अगर वो होगा तो वो तभी होगा जब आई मिनिमम 0 होगा, और आई मिनिमम 0 तो वो तभी होगा जब आई टू सेम होगा। और अगर आई टू सेम है तो एम टू डेफिनेटली सेम होंगे। अगर एम टू सेम है तो बताओ एक्स मैक्सिमम कितना होगा, 2a होगा, और ए मिनिमम कितना होगा, 0, और आई इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, 4i। हाँ बेटा, अबे तो एंगल अलग है ना वहां, इंटेंसिटी वहां 4i थोड़ी हो रही है भाई, फेज डिफरेंस है ना यार। i1 i2 फेज डिफरेंस यहाँ पर, हाँ वो तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, उस सिचुएशन में वहां क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस कुछ अलग है ना वहां। वो पढ़ो, चलिए इतना पढ़ेंगे, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे बीट्स पढ़ेंगे भी। ओके।